एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लेस ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज का जो क्लास है दिस इज फॉर सीएमए इंटर। ओके, और आपके बिजनेस लॉ के पेपर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज टॉपिक्स जिसका कनेक्शन प्रीवियस वीडियो से है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड यू लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। और जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो लास्ट में आपको वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो इन आइसोलेशन, कंसिडर इट क्लास नंबर 2। और जो बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि लॉ क्या है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, जो एक ओवरऑल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था लॉ के बारे में और लीगल सिस्टम के बारे में, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड दिस इज फॉर सीएमए इंटर। ओके, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। मैं आपको जो आपका पीडीएफ है, मतलब आपका जो स्टडी मटेरियल है, वो दिखा देती हूँ और वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्सेज ऑफ लॉ। ओके, सोर्सेज ऑफ लॉ इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर जो डिटेल डिस्कशन है वो करेंगे हम बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद हम आ जाएंगे पॉइंट नंबर 1.4 पे, प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ओके, तो ये पूरा डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा दैट वुड बी अबाउट लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस इन इंडिया। दैट वुड बी द थर्ड क्लास। आई थिंक यू विल फाइंड दिस होल डिस्कशन फ्रूटफुल, समझ आएगा आपको। और अगर नहीं भी समझ में आता है तो यू हैव ऑल द चैनल्स वेयर वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, वो सब मिल जाएंगे। सबको आप ज्वाइन कर सकते हो, वो सारे प्लेसेस पे डिस्कशंस हम कर सकते हैं। साथ ही में ऑब्वियसली यूट्यूब कमेंट्स है जहां पर आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। और जब आपका और ज्यादा क्वेरीज होगा या बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होगी तो वी कैन हैव अ स्पेशल क्लास फॉर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो में हमने कस्टम की बात की है। अब हम जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूएशन है उसी वीडियो का, सेम चैप्टर में है हम, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है इस पूरे सीरीज का, तो आपको पता होगा कि एक कोर्ट जो रूलिंग देता है, मतलब जो जजमेंट देता है एक केस में, वो भी लॉ बन सकता है या वो भी लॉ बन जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था विशाखा केस का, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पर इंडिया में पहले सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर कोई लॉज नहीं थे, कोई रिटन लॉज नहीं था। अब है, पहले नहीं था। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा सिचुएशन आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि मेरे सामने जो प्रॉब्लम है, जो वो लेडी प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसका सॉल्यूशन किसी भी रिटन लॉ में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका राइट तो वायलेट हो रहा है। उसके साथ में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, ये उस लेडी का लीगल और फंडामेंटल राइट दोनों है, लेकिन उस पर कोई रिटन लॉ नहीं है हमारे कंट्री में। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का क्या काम होता है? कोर्ट का काम होता है कि वो एक जजमेंट दे जो कि उस पर्सन को जिसका राइट वायलेट हुआ है उसको जस्टिस दे। ठीक है, अब जस्टिस कैसे मिलेगा? लॉ तो है नहीं, क्योंकि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो अगर किसी ने चोरी की है तो जज उसको कैसे पनिशमेंट देते हैं? बेस्ड ऑन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में चोरी के लिए जो पनिशमेंट है उसी के आधार पर उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि उसको कितने दिनों तक जेल भेजना है, कितना फाइन देना है, वो सारी चीजें लॉ के आधार पे होती है। अब ऐसा सिचुएशन सामने आता है जहां पर ये तो पता चल रहा है कि राइट वायलेट हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है कि ये राइट है, लेकिन उसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए? तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट्स के पास ये राइट है कि जस्टिस देने के लिए वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट वाले केस में क्या हुआ, विशाखा केस के जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि वर्क प्लेस पे एक वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट को ये कहा, पार्लियामेंट को ये कहा कि जितनी हो जल्दी हो सके इस टॉपिक पे एक लॉ बनाया जाए। लेकिन ये बात अलग है कि पार्लियामेंट में ने उस बात को बहुत दिनों तक टाला, लॉ नहीं बना। तो जब तक लॉ नहीं बना, ये जो जुडिशियल प्रेसिडेंट था, जो विशाखा केस में जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का,
उसको ही एज अ लॉ फॉलो किया गया हर वक्त। तो इसी को हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब विशाखा केस जैसा सिचुएशन किसी भी कोर्ट के सामने आता है तो उसको क्या गाइडलाइंस फॉलो करना होगा? वही गाइडलाइंस फॉलो करना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में दिया था। ओके, इसी को हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ। मतलब जजमेंट से एक लॉ निकल कर आता है जो कि सारी कंट्री फॉलो करती है। साथ ही में वैसा ही सिचुएशन अगर किसी कोर्ट के सामने फिर से आता है तो वहां पर क्या जजमेंट दिया जाएगा जो कि उसके ऊपर वाले कोर्ट ने दिया था। जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो कैसे फॉलो किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देगा, आप यहां पर देख सकते हो इस पिरामिड में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अब वैसे ही सेम केस किसी हाई कोर्ट के पास आता है तो वही सेम जजमेंट दिया जाएगा उसमें, इसीलिए उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। वैसा ही सेम कोई सिचुएशन लोअर कोर्ट्स के सामने आता है तो लोअर कोर्ट भी उसी को फॉलो करेगा। अब ये मान लेते हैं कि जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया ही नहीं है कभी, पहले किसी हाई कोर्ट के सामने आता है, ठीक है? तो हाई कोर्ट जो जजमेंट देता है वो भी प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन उस प्रेसिडेंट को कौन फॉलो करेगा? सिर्फ लोअर कोर्ट्स फॉलो करेंगे। लोअर कोर्ट्स के सामने अगर वैसा सिचुएशन आता है उसके बाद तो उनको वही जजमेंट देना होगा जो हाई कोर्ट ने दिया है। लेकिन अगर उसके बाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा सिचुएशन आता है, सेम सिचुएशन आता है, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होगा हाई कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का जजमेंट सही लगता है तो वो फॉलो कर भी सकता है, नहीं लगता है तो फॉलो नहीं भी कर सकता है, ठीक है? तो सिर्फ हायर कोर्ट्स का बात लोअर कोर्ट्स मानते हैं। तो हमारे कंट्री में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स फॉलो करेंगे। इसी तरह से हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसको सिर्फ लोअर कोर्ट्स फॉलो करेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट फॉलो नहीं करेंगे। इसी चीज को हम जुडिशियल प्रेसिडेंट का हायरार्की कहते हैं। टॉप टू डाउन फ्लो करता है, हायर हाईएस्ट, फिर हायर और फिर लोअर, इस तरीके से फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर दो चीजें हैं, प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट। ये क्या है? ये ऐसा नाम तो आपने कभी इंडिया में सुना ही नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारे वैसे कोर्ट्स हैं जो कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले एग्जिस्ट करते थे। हाई कोर्ट्स तो एग्जिस्ट करते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंडिया में नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के जगह पे जो हाईएस्ट कोर्ट थे जहां से डिसीजन फाइनल हो जाता था वो सब था प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट। ये ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है? तो इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की, सोचने की जरूरत नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है। तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसका सॉल्यूशन इंडिया में नहीं मिल रहा हो या इंडिया के किसी लॉज में नहीं मिल रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रिवी काउंसिल डिसीजंस को या इंग्लैंड के किसी कोर्ट के डिसीजंस को रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बस क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स फॉलो करेगा, हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ लोअर कोर्ट फॉलो करेगा और सिर्फ उसी स्टेट में। यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बहुत मैटर करता है। तो एक हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है? जिस स्टेट में वो लोकेटेड है। तो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सिर्फ पटना हाई कोर्ट के अंदर आने वाले, मतलब बिहार के अंदर जितने लोअर कोर्ट स्टैब्लिश हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टैब्लिश हैं, वो फॉलो करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वही उड़ीसा हाई कोर्ट भी फॉलो करे या वहां के लोअर कोर्ट्स फॉलो करें। वो चाहे तो फॉलो कर सकते हैं लेकिन उनके ऊपर ये बाइंडिंग मैंडेटरी नहीं। तो इसी तरीके से प्रेसिडेंट जो है उसको फॉलो करने का रूल है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट फॉलो करेगा, लोअर कोर्ट फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप एक जजमेंट को देखोगे तो कुछ कुछ जजमेंट हजारों पेजेस में होते हैं, कुछ तो मोर देन 1000 पेजेस, 2000 पेजेस में हो सकते हैं। तो क्या वो 2000 पेज का ईच एंड एवरी लाइन फॉलो करना है? नहीं। जो जजमेंट जो फॉलो किया जाता है वो फॉलो किया जाता है, जजमेंट का जो पार्ट किया जाता है या जो रेलेवेंट होता है लोगों के लिए भी, उसको हम कहते हैं रेशियो डिसेंडाई, ठीक है? अब रेशियो डिसेंडाई क्या है? पहले मैं इसको आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। आप चाहो तो एग्जाम्पल नोट डाउन भी कर सकते हो। तो हम लोग फिर से विशाखा केस की बात करते हैं। अब विशाखा केस में क्या था? किसी भी केस में एक एस्पेक्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। कभी आप एफआईआर भी देखोगे पुलिस स्टेशन का, तो उसमें जिस पर्सन ने भी क्राइम किया है उसके ऊपर सिर्फ कोई एक चार्ज नहीं लगा हुआ होता है, कोई एक सेक्शन नहीं लगा हुआ होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी ने अपनी वाइफ के साथ में मारपीट किया, झगड़ा किया, ठीक है? तो उसके ऊपर डाउरी प्रोहिबिशन का भी चार्जेस लगे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी चार्जेस लगेगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी चार्जेस लगेगा, 498 है आईपीसी का भी चार्जेस लगेगा, 120 भी आईपीसी का भी चार्जेस लगेगा, ठीक है? तो अब इतने सारे इश्यूज होंगे एक ही केस के अंदर, तो उसमें फॉलो क्या करना है?
नेक्स्ट केस में क्या फॉलो किया जाएगा? तो नेक्स्ट केस में फॉलो किया जाएगा उस केस का रेशियो डेसेंडाई। रेशियो डेसेंडाई क्या है? अब उस केस में मान लीजिए डिस्कस हुआ ये पहले बार कि अगर कोई पर्सन अपने वाइफ को जबरदस्ती दिन रात काम करवा रहा है, ठीक है, तो उसको हम, अच्छा, और लेट्स मेक इट मोर प्रोनाउंस्ड, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार पीट नहीं रहा है, फिजिकली कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन मेंटली अब्यूज कर रहा है, ठीक है, दिन रात गाली दे रहा है, ऐसे बातें बोल रहा है जिससे कि जो लेडी है उसका मेंटल मेकअप वो हिल जा रहा है, वो मैडनेस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो कोर्ट कहता है, ये हाई कोर्ट में ये केस आया और हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फिजिकल अब्यूज ना हो फिर भी इसको अब्यूज माना जाएगा, मेंटल अब्यूज को भी हम अब्यूज कंसिडर करेंगे, और जो हस्बैंड है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा फॉर हैरासिंग हिज वाइफ, ठीक है। तो अब इसमें ऐसे सिचुएशन में ये जो जजमेंट आया, इसमें से दूसरे केस में, नेक्स्ट केस में क्या फॉलो होगा? तो नेक्स्ट केस में जो फॉलो होगा वो होगा कि मेंटल अब्यूज को भी अब्यूज कंसिडर करके हस्बैंड विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट इवन दो कोई फिजिकल मारपीट ना। इसको कहते हैं रेशियो डेसेंडाई। तो रेशियो डेसेंडाई वो पार्ट है जजमेंट का जो कि फाइनली ये बताता है कि ऐसा अब हर सिचुएशन में होगा। ये जो डिसाइड कर दिया गया कि मेंटल अब्यूज के लिए भी पनिशमेंट मिलेगा, सिर्फ फिजिकल अब्यूज होना जरूरी नहीं है, तो यही चीज अब जब नेक्स्ट केस में फॉलो होगा तो उसको हम कहेंगे रेशियो डेसेंडाई। सो लेट मी रीड इट फॉर यू। सो रेशियो डेसेंडाई रेफर्स टू द बाइंडिंग पार्ट ऑफ अ जजमेंट। अब यही बाइंडिंग हो गया जो मैंने आपको बताया, अब ये नेक्स्ट केस में भी यही फॉलो होगा। दूसरा कोई केस आता है जहां पर भी कोई मारपीट नहीं हुआ है, सिर्फ मेंटल टॉर्चर किया गया है, तो वहां पर कोर्ट यही फॉलो करेगा कि मेंटल अब्यूज भी हरासमेंट है और वहां पर पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये हो गया रेशियो डेसेंडाई। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ जनरल प्रिंसिपल और यही लॉ बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये लॉ हो गया। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर नहीं भी लिखा हुआ है कि मेंटल अब्यूज भी अब्यूज है, तो भी अब ये लॉ बन गया कि मेंटल अब्यूज हो या फिजिकल अब्यूज हो, पनिशमेंट तो मिलेगा ही। ये चीज है रेशियो डेसेंडाई, और रेशियो डेसेंडाई जो है वही लॉ ऑफ द लैंड भी बन जाता है प्रेसिडेंट के साथ साथ। अब आते हैं ऑबिटर डिक्टा पे। ऑबिटर डिक्टा क्या है? सो ऑबिटर डिक्टम रेफर्स टू पार्ट्स ऑफ जुडिशियल डिसीजंस व्हिच आर जनरल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द जज and do not have any binding authority. However, obiter of a higher judiciary is given due consideration by lower courts and has persuasive value. अब क्या है ये पूरी चीज क्या है? रेशियो डेसेंडाई मैंने आपको बता दिया, जहां पर जज ने कहा कि मेंटल अब्यूज भी अब्यूज है, पनिशमेंट मिलेगा। ये तो रेशियो डेसेंडाई हो गया। लेकिन अब वो जजमेंट में वही दो सेंटेंस तो लिखा हुआ है नहीं, और बहुत सारी चीजें जज ने कही हैं जो उस जजमेंट में लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें लेट्स से जज ने रिमार्क दिया है कि सोसाइटी में वायलेंस का फॉर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोग पनिशमेंट ना मिले इसलिए फिजिकल वायलेंस नहीं करते हैं ताकि उसका कोई एविडेंस ना मिले और लोग पनिशमेंट से छूट जाए, और इसलिए वो मेंटली हरास करते हैं, मेंटल अब्यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑबिटर डिक्टा। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया जहाँ पे ये कोर्ट ने कहा है कि चूंकि लोग ऐसा कर रहे हैं कि फिजिकल अब्यूज करेंगे, मारपीट करेंगे, तो उसका एविडेंस होगा तो पनिशमेंट मिलना, जेल जाना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि मारपीट नहीं करो लेकिन किसी को भी मेंटली ही इतना हरास कर दो कि वो हमेशा परेशान रहे। तो परेशानी का या पेन का लेवल उतना ही है जितना फिजिकल हरासमेंट से होगा, लेकिन उसका कोई एविडेंस ना आए। तो ये हो गया ऑबिटर डिक्टा। अब ये ऑबिटर डिक्टा जो है इसको नेक्स्ट केस में फॉलो करना रेशियो डेसेंडाई की तरह जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा सिमिलर केस आता है किसी भी लोअर कोर्ट के सामने, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो किसी लोअर कोर्ट के सामने अगर ऐसा ही सिचुएशन आता है जहाँ पे हस्बैंड ने जानबूझ के वाइफ को बहुत परेशान किया, मेंटल हरासमेंट किया है, टॉर्चर किया है, लेकिन फिजिकली कोई मारपीट नहीं किया है, तो वहां पर कोर्ट को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हायर कोर्ट ने उस सिचुएशन में क्या कहा था। क्या कहा था? कि सिचुएशन में लोग बचना, पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, इसलिए मेंटल अब्यूज ज्यादा कर रहे हैं और फिजिकल अब्यूज कम, तो यहां पर भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। इस बात को सिर्फ ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन उसको 100% फॉलो करना जरूरी नहीं है। लेकिन रेशियो डिसेंडाई के केस में सिमिलर सिचुएशन है तो उसको फॉलो करना जरूरी है, 100% मैंडेटरी है। अब एक और चीज यहाँ पर जरूरी है ध्यान में रखना आपका, वो है कि प्रेसिडेंट्स कब फॉलो किया जाता है।
प्रेसिडेंस जब फैक्चुअल सिचुएशन सेम हो दो केस का, चाहे वो अलग अलग कोर्ट के सामने हो, तब सेम डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, ए प्लस बी केस, ए प्लस बी सिचुएशन हुआ है, हायर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने सी डिसीजन दिया था, तो अब लोअर को सॉरी लोअर कोर्ट में भी ए प्लस बी सिचुएशन का कोई भी केस आता है, पार्टीज का नाम अलग हो सकता है, लोग अलग हो सकते हैं, सिटी अलग हो सकता है, लेकिन सिचुएशन कैसा है, ए प्लस बी जैसा ही है। तो क्या डिसीजन देना होगा, जो हाई कोर्ट ने सी डिसीजन दिया था वही एग्जैक्ट सी डिसीजन लोअर कोर्ट भी इस नेक्स्ट केस में भी देगा। ठीक है, लेकिन लोअर कोर्ट के सामने जो सिचुएशन है वो ए प्लस ई का सिचुएशन है। ठीक है, ए प्लस ई में तो जजमेंट नहीं दिया था हाई कोर्ट ने ए प्लस बी सिचुएशन में जजमेंट दिया था। तो ए प्लस ई सिचुएशन में ए प्लस बी सिचुएशन वाले जजमेंट को फॉलो नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड? नहीं ये बात समझ में आती है? प्लीज कमेंट, आई मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो था जजमेंट से कैसे लॉ निकल कर आता है, जजमेंट कैसे सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। अब है लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन मतलब आपका रिटन लॉ, ये कैसे सोर्स ऑफ लॉ है। तो लेजिस्लेशन ही तो लॉ है ना, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि यही सोर्स ऑफ लॉ है। तो मॉडर्न टाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्या है, आपके एक्ट्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका एक्ट जो कि लिखा हुआ है कि यही लॉ है, तो वही लॉ है, उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, तो लेजिस्लेशन जो है ये लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लॉ, और लैटिन मतलब टू मेक और टू सेट लॉ, टू मेक लॉ, वो है लेजिस्लेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या लॉ फॉलो करना है वो उसमें लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर हम सोर्स ऑफ लॉ देख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो लेजिस्लेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। तो बेसिकली जिस तरीके से हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले आ जाता है लेजिस्लेशन, ठीक है, रिटन लॉ। इसके बाद से लेजिस्लेशन में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अपने सिचुएशन के हिसाब से आपके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है उसका कुछ मैचिंग अगर डायरेक्ट वो नहीं मिल रहा है, तो हम जाते हैं जजमेंट्स पे कि किसी हाई कोर्ट ने, किसी सुप्रीम कोर्ट में कभी पहले वैसा डिसीजन दिया गया है कि नहीं, वैसा फैक्ट्स कभी वैसा प्रॉब्लम हुआ था नहीं कि नहीं किसी पर्सन के साथ, और उसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। तो वो हो जाएगा नेक्स्ट सोर्स ऑफ लॉ। अब इसमें भी अगर वैसा कभी कुछ नहीं हुआ है, तब हम कहाँ जाते हैं, तब हम जाते हैं कस्टम्स पे कि वैसे सिचुएशन में पहले से क्या कस्टम है, क्या करने का कस्टम है। ठीक है, और फिर उस कस्टम को, वो चार कंडीशंस को पूरा करना होगा, तब उसको एज अ लॉ कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो इसी तरीके से, यही क्रोनोलॉजी से हम जाते हैं। पहले रिटन लॉ नहीं है तो जजमेंट्स में कुछ हो सकता है, जजमेंट्स में भी कुछ नहीं है, तो ट्रेडिशनली क्या किया जाता है वैसे सिचुएशन। अब लेजिस्लेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी लेजिस्लेशन, एक होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या है, जो डायरेक्टली पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज बनाती है, वो आपका प्राइमरी लेजिस्लेशन है, जो कि किसी लॉ मेकिंग बॉडी ने बनाया हो, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने का पावर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने का पावर हमारे कंट्री में किसको दिया है, पार्लियामेंट को दिया है और स्टेट असेंबलीज को दिया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लेजिस्लेशन। अब सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है, जो प्राइमरी लेजिस्लेशन होता है मतलब कि एक्ट, जैसे कि जीएसटी का नाम आप सबने सुना होगा, या इनकम टैक्स एक्ट है। अब इनकम टैक्स एक्ट है जो जीएसटी है, और ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जहां पर उस लॉ के अंदर ही लिखा रहता है कि इसके अंदर जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, इनके पास पावर है रूल्स बना। तो लॉ तो ब्रॉडली बताता है ना कि ये सब सारे सिचुएशन में ये सब चीज फॉलो करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब उस चीज को अप्लाई करना है, तो उससे रिलेटेड ऑफिसर को ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है, तो वहां पर बनाया जाता है रूल्स। तो उस रूल्स को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है उसको लेजिस्लेटिव बनाता है, वैसे लोग बनाते हैं जिनको लॉ बनाने का ही पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को कौन बनाता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ बनाना काम नहीं है इनका, इनका काम है जो लॉ बना हुआ है उसको यूज करके देश को चलाना। लेकिन जब इनको जो रिटन लॉ है वही परमिशन देता है कि देश को चलाने के लिए इस लॉ के अंदर कोई रूल बनाने की अगर आवश्यकता है तो तुम बना लेना। तो उस एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उस ऑफिसर के द्वारा बनाए हुए लॉ को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है कंपनीज लॉ।
कंपनी लॉ किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है। अब उसके अंदर रूल मेकिंग पावर है, अथॉरिटीज जिनका नाम लिखा हुआ है कि ये पर्सन के पास पावर है रूल बनाने का, या इस अथॉरिटी के पास पावर होगा रूल बनाने का, और वो अथॉरिटी जब रूल बनाएगा, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव, बीइंग एन ऑफिसर, तो उसके बनाए हुए रूल को हम क्या कहेंगे? उसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहें। तो कंपनीज रूल्स भी है जिसको आप सर्च कर सकते हो, सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट के साथ में कंपनी रूल्स को भी फॉलो किया जाता है कंपनी को बनाने के लिए और चलाने के लिए। जैसे कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है वो कंपनीज एक्ट में दिया गया है, लेकिन डिटेल कैसे नाम फिलअप करना है, किस तरह की कंपनी का क्या नाम हो सकता है, और भी जो डिटेल्स है इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो उतना डिटेल्स तो सब कुछ एक्ट में नहीं लिखा जा सकता है। तो वो डिटेल कौन बनाएगा? वो डिटेल जो इनकॉर्पोरेटिंग अथॉरिटीज होंगी, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को अगर कंपनी एक्ट ये पावर देता है, तो वो रूल्स बनाकर उस रूल्स में ये लिखेगा कि आप कंपनी बनाने के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो पहले ये करना होगा, फिर ऐसा करना होगा, फिर ऐसा करना होगा। तो वो रूल्स जो है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो जाए। अब इस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में दो कैटेगरीज हम ले सकते हैं। एक है लोकल लॉज, जैसे कि जिसको म्यूनिसिपैलिटी बनाता है, ठीक है, जिनके पास पावर है अपने एरिया के लिए लॉज बनाने का, वो हो गए लोकल लॉज। एक हो गया लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जिसके एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे कि कंपनी रूल्स, जहां पर कंपनी एक्ट में ही लिखा हुआ है कि इस पर्सन के पास अथॉरिटी है कि वो इस सब्जेक्ट मैटर के लिए रूल्स बना सकता है, तो वो हो गया लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर कैसे कैसे फंक्शनिंग होगा उसके लिए रूल्स आया था 2023 में, तो ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव मेड लॉ है। अब हम आते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जरूरत क्या है, क्यों सारा कुछ पार्लियामेंट ही नहीं बना रहा है जबकि पार्लियामेंट के पास ही पावर है लॉ बनाने का? तो वो इसलिए है क्योंकि जब कोई भी काम आप पूरे कंट्री के लिए कर रहे हो, तो आप ईच एंड एवरी सिचुएशन नहीं सोच सकते हो। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली ये बताता है कि देश को कैसे चलाना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, कोर्ट होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का चुनाव कैसे होगा, पार्लियामेंट में कौन आ सकता है, लॉ पे डिस्कशन कैसे होगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लेकिन अब क्या क्या लॉ बनाना है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स ही नहीं कर सकता है ना हमेशा के लिए कि यही टॉपिक्स पे ही लॉ बनाना है या यही सब लॉ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहे, क्रिमिनल एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहे, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो उसी तरह से पार्लियामेंट भी जब लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट भी इतना हर एक सिचुएशन को फोर्स ही नहीं कर सकता है कि इस लॉ को जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जब किसी एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दिया जाता है कि तुम रूल्स बनाओ, अब इस एक्ट को हमने बना दिया है, इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए तुम रूल्स बनाओ, तो वो होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दो नाम है लेकिन चीज सेम है। तो आप देखोगे कि इंडिपेंडेंस के बाद से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है? वही पर्पस है, लॉ को अप्लाई कैसे करना है किसी भी एक गिवन सिचुएशन में, तो वो वही करेगा ना जो उस लॉ को अप्लाई कर रहा है, वो जो प्रॉब्लम फेस करेगा वो उसके लिए रूल्स बनाएगा। और ये नेसेसरी ईवल क्यों कहा गया है? इसको नेसेसरी ईवल इसलिए कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट ना भी चाहे तो भी उसको पावर देना पड़ता है एग्जीक्यूटिव को इमीडिएट होने वाले सिचुएशन को रेमेडी करने का, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं फ्यूचर में, कोई अचानक से इमरजेंसी आ सकता है उस लॉ को अप्लाई करने में, क्या क्या नेसेसिटीज है प्रैक्टिकली उस लॉ को अप्लाई करने में, सारा कुछ पार्लियामेंट एक बार में नहीं सोच सकता है जब तक उस लॉ का एप्लीकेशन ना शुरू, ठीक है। तो लॉ में जो गैप्स रह जाता है, जो लूप होल्स रह जाता है जिसकी वजह से लोग फायदा उठा सकते हैं, या लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए, तो वैसे सारे डिटेल्स के लिए होता है डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये पार्ट है आपके चैप्टर का आफ्टर सोर्सेज ऑफ लॉ, जहां पर प्राइमरी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो प्राइमरी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में जो भी डिटेल्स है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। तो आप अगर चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, योर प्रॉब्लम एंड योर चॉइस। ओके, यहाँ पे सिर्फ समरी है कि प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या है। सिर्फ आपको जो दिमाग में रखना है, प्राइमरी लेजिस्लेशन बनाता कौन है? पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज, और उनके अंदर जब एग्जीक्यूटिव को पावर दिया जाता है लॉ बनाने का, तो उसको हम सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी
प्रोवाइड करता है, लॉ को अप्लाई करने में मदद करता है। बेसिकली लॉ क्या है, रिटन रूल्स है। तो अब रिटन रूल्स को जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। इसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। डेलीगेट करना मतलब मैंने अपना काम अपने से जूनियर किसी को दे दिया। तो पार्लियामेंट अपना काम किसको दे रही है, एग्जीक्यूटिव को दे रही है कि लॉ को अप्लाई करने का काम तुम करोगे, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्यूशन तुम ही लॉ बना के निकालना, ठीक है। इसी चीज को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कह रहे हैं या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कह रहे हैं। सबऑर्डिनेट का भी वही मतलब है, किसी मेन पर्सन के अंदर किसी ने कुछ काम किया तो वो सबऑर्डिनेट हो गया। इसीलिए जो मेन एक्ट है वो उसको प्राइमरी लेजिस्लेशन कह रहे हैं, उसके अंदर जो रूल्स बनाया गया उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और रोल क्या है लॉ मेकिंग प्रोसेस में सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि जो मेन एक्ट है वो पूरा एक फ्रेमवर्क देता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब ये करने के लिए और ये नहीं करने के लिए जो आवश्यकता है उसको कैसे कंप्लीट किया जाता है, उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, ऑर्डर्स, नोटिस, सर्कुलर, ये सब निकाल कर किया जाता है। तो बेसिकली आपके चैप्टर 1 का जो मेजर पार्ट है, मेजर टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर कर लिया कि लॉ क्या है, सोर्सेस क्या क्या है लॉ के, कहाँ कहाँ से हम लॉ को देखते हैं, और दो तरह का मेन लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, एक प्राइमरी लॉ कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट्स, सॉरी, कोर्ट्स का हायरार्की कैसे फंक्शन करता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और उसके अंदर लोअर कोर्ट्स होते हैं, और इसी डायरेक्शन में वो एक दूसरे के जजमेंट को भी फॉलो करते हैं। तो ये था हमारे ओवरऑल पूरे टॉपिक का, ब्रॉड टॉपिक का कंक्लूजन। इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं अभी आपके फर्स्ट यूनिट में, वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दैट, सो नो प्रॉब्लम, डू नॉट पैनिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है, आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो प्लीज रीड योर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल को अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर भी जो आप टेक्स्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपके स्टडी मटेरियल से ही लिया गया है, इसीलिए मैंने जानबूझकर स्टडी मटेरियल के ही सेंटेंसेस को यूज किया है, ताकि जब आप यहाँ पर समझो और अपने स्टडी मटेरियल को रीड करो तो आपको दोनों को कनेक्ट करने में आसानी हो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आपको पता है कि उसे कैसे पूछना है। डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चैनल्स है जिसके थ्रू आप क्वेरीज को, डाउट्स को मेरे तक पहुंचा सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप जो नेक्स्ट क्लास होगा उसका अपडेट आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू।